ओके, तो स्कूल गए थे आज आप लोग? स्कूल कह रहा हूँ मैं, कॉलेज गए थे आज आप लोग? एक लेक्चर किया था यार। यस आपने? भैया, मैंने सारे लेक्चर किए। गुड। तो ठीक है, कल तक, कल हमने क्या किया था? कल हमने अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया था ना? वहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑथेंटिकेशन कल हमने अपना कंप्लीट कर लिया भैया था। ये फाइंड जो गेट डॉट फाइंड है, हाँ, ये हम लोग कहाँ कहाँ मतलब यूज कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में? क्योंकि साइन इन कंट्रोलर में गेट डॉट फाइंड है और साइन अप कंट्रोलर में गेट डॉट पुट है। हाँ। तो देखो, इन वह देखो, अभी मैं अपना ऐप लॉन्च करता हूँ, ठीक है? फिर स्टार्ट करूँगा। मैं अपना ऐप लॉन्च कर रहा हूँ और आप मेरे को बताना कि पहले जो स्क्रीन खुली ऐप में वो कौन सी थी, ठीक है? वो मुझे बताना आप, ठीक है? देखो, आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतना ही मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगा कि कौन अच्छे से ग्रास्प कर रहा है चीज़ों को, कौन लिसन कर रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना है। छोटी से छोटी चीज़ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? ओके भैया। ट्रेनिंग सब ध्यान से लगाना। ट्रेनिंग जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका टेक्निकल राउंड होगा, ठीक है? तो और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? गेटेक्स पर ही पूछे जाएंगे, और आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हो गए, कौन सी सिचुएशन में क्या करते हैं, इन्हीं सब पे पूछे जाएंगे, ठीक है? फायर स्टोर आप सब ने यूज़ किया है? हाँ। फायर हाँ। स्टोर, यस यस। आज हम फायर स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो हमने यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं, आज हम उसकी डेटा को अपने फायर स्टोर पे स्टोर करेंगे, ठीक है? चलो, जब तक ये यहाँ से ओपन होता है मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, और आप मुझे बताओ कि हो ही गया ऑलमोस्ट इंस्टॉल। ये जब मैंने इस ऐप को लॉन्च किया, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो बताओ कि पहली स्क्रीन कौन सी आई जब मैंने ऐप को ओपन किया? साइन अप। साइन अप की स्क्रीन आई, ठीक है ना? अभी मैं साइन अप की स्क्रीन पे जाता हूँ। मैं अपने व्यूज़ में गया, साइन अप की स्क्रीन खोल ली मैंने, ठीक है? लोड होने देते हैं। मैंने अपने साइन अप की स्क्रीन खोली। यही सबसे पहली स्क्रीन थी ना जो हमारे एप्लीकेशन में लॉन्च हुई थी, है ना? भैया होने दो, ऐप बिल्ड होते ओपन होते। तो अभी देखो, जब साइन अप की स्क्रीन खुली, यहाँ पे मैंने क्या किया है? गेट डॉट पुट किया है। किसको पुट किया है? साइन अप कंट्रोलर को, है ना? मतलब कि सबसे पहले कंट्रोलर हमारी मेमोरी में कौन सा पुट हुआ है? साइन अप कंट्रोलर। और अभी अगर मैं साइन अप कंट्रोलर को खोलूँ
एक सेकंड रुकना, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ लेक्चर ले रहा हूँ। अच्छा भेज रहा हूँ। हेलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस भैया। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कंट्रोलर हमारी मेमोरी स्टैक में, हमारे गेटेक्स के ग्लोबल स्टैक में सबसे पहले कौन सा पुट हुआ? साइन अप कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले हमारा साइन अप कंट्रोलर हमारी मेमोरी में इनिशिएट हुआ है ना, ये अग्री करते हो आप? ये सभी अग्री Yes. करते हैं, है ना? तो उसके बाद देखो, जब से ही साइन अप कंट्रोलर हमारा मेमोरी में पुट हो गया, उसके बाद हम लोग पहली लाइन में क्या कर रहे हैं? पहली लाइन में हम लोग ऑथ कंट्रोलर को पुट कर रहे हैं, है ना? मतलब कि अभी हम लोग ने ऑथ कंट्रोलर को अपनी मेमोरी में गेटेक्स की ग्लोबल स्टेट में इसको भी इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे क्या किया है? परमानेंट ट्रू। परमानेंट ट्रू का क्या मतलब है कि ये जब तक कि हमारा ऐप ओपन है, जब तक कि हम किसी भी स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो ये जो ऑथ कंट्रोलर का जो इंस्टेंस हमने अपने गेटेक्स के ग्लोबल स्टेट में बनाया है, वो वहाँ पर परसिस्ट करेगा। परसिस्ट करेगा क्या मतलब है? वो वहाँ पर क्रिएटेड रहेगा, वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए परमानेंट ट्रू कर दिया। अगर हम यहाँ पे परमानेंट ट्रू ना करते ना, तो जैसे ही हम इस साइन अप स्क्रीन को अपने स्टैक से डिलीट कर देते मतलब ऐसा नहीं कि साइन अप स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन डाल दी, ऐसा नहीं। साइन अप स्क्रीन को ही अगर हम डिलीट कर देते, तो साइन अप स्क्रीन किसके साथ बाइंडेड थी? साइन अप कंट्रोलर के साथ। और साइन अप कंट्रोलर में हम किसको बाइंड कर रहे हैं? अपने ऑथ कंट्रोलर को। अगर हम साइन अप स्क्रीन को स्टैक से निकाल देते, तो साइन अप कंट्रोलर भी मेमोरी से डिलीट हो जाता और हमारा ऑथ कंट्रोलर भी मेमोरी से डिलीट हो जाता। बट अगर हम परमानेंट इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? एक बार हमारी मेमोरी में ऑथ कंट्रोलर का इंस्टेंस बन गया, तो वो तब तक रहेगा जब तक कि हमारी ऐप क्लोज नहीं होती। ये समझ गए आप सब? यस भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ऑथ कंट्रोलर को पुट कर लिया और उसका इंस्टेंस हमेशा के लिए बन गया है। अब हम साइन इन कंट्रोलर में जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने गेट डॉट फाइंड किया है। गेट डॉट पुट का मतलब होता है एक इंस्टेंस को क्रिएट करो और इसको ग्लोबल स्टेट में मेमोरी असाइन कर दो। गेट डॉट पुट का ये मतलब होता है। गेट डॉट फाइंड का क्या मतलब होता है? अगर गेटेक्स की ग्लोबल स्टेट में इस टाइप का ऑथ कंट्रोलर टाइप का एक इंस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसे ढूंढ के रिटर्न करो, क्योंकि वो इंस्टेंस ऑलरेडी हम साइन अप स्क्रीन में एज परमानेंटली सेट कर चुके हैं, उसको क्रिएट कर चुके हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे गेट डॉट फाइंड कर लिया। ये समझ गए? यस। क्वेश्चन किसने पूछा था? वो सर भैया मैंने। आपको क्लियर हो गया? यस। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट टाइम हम लोग हमेशा गेट डॉट पुट करते हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग गेट डॉट फाइंड करते हैं। ये हो गया। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, गो टू साइन इन स्क्रीन, एक काम करते हैं, इसी स्क्रीन पर रहते हैं अभी, एक बारी मैं और रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हम लोग फायर स्टोर पे काम करेंगे। अब जो हमारा यूज़र रजिस्टर करता है ना, जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा, हम उसके डिटेल्स को अपने फायर स्टोर पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या नेसेसरी है, जो हमारी यूज़र की डिटेल्स हैं उसका एक मॉडल बनाएंगे हम लोग कि हम क्या क्या डिटेल्स स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने मॉड्यूल्स में जाएंगे, ठीक है। हम मॉड्यूल्स में गए, ऑथ में गए, ऑथ में आप देखोगे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था मॉडल, है ना। अब मॉडल में क्या रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारा डेटा है, ठीक है, जिसको हम अपने ऐप में रिट्रीव कर रहे हैं या बैकएंड पे भेज रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम यहाँ पे डिफाइंड करेंगे ताकि हमारे ऐप में एक स्ट्रिक्ट टाइपिंग चले, डायनेमिक ना हो। तो मॉडल खोलते हैं, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र मॉडल डॉट डाट, ठीक है, ये लिख देता हूँ सिंपली मैं, यूज़र मॉडल डॉट डाट। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास यूज़र मॉडल, क्लास यूज़र मॉडल, ठीक है, ये बना लिया। अभी हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स अपने फायर स्टोर पे स्टोर करवानी है, एक तो हमारा हो गया यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र का यूज़र नेम हम सेट कर रहे थे ना, आपको याद होगा साइन अप कंट्रोलर में हम लोग क्या कर रहे थे, जब यूज़र की आईडी हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे कि साइन अप कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर में, ऑथ कंट्रोलर हम क्या कर रहे थे, जब हमारा यूज़र क्रिएट हो जा रहा था उसके बाद हम उसके यूज़र नेम को भी सेव कर रहे थे अपने यूज़र में। ये देखो, जैसे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड किया है, यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन फायरबेस ऑथ का फंक्शन यूज़ किया था, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसके बाद इसी पे हमने फंक्शन कॉल किया है अपडेट डिस्प्ले नेम। तो हम क्या सेव कर रहे हैं, अपना ईमेल सेव कर रहे हैं, पासवर्ड सेव कर रहे हैं और यूज़र नेम। तो इसी चीज़ को अब हम अपने फायर स्टोर में भी सेव करेंगे, जैसे हम यूज़र मॉडल में चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा स्ट्रिंग यूज़र नेम आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मान लो हम डाल देते हैं अपना ईमेल डाल देते हैं। बट ईमेल तो ऑथेंटिकेशन में सेव होगा ना, उसकी हाँ, ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है, बट मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फायर स्टोर का, इसलिए मैं यूज़र को सेव करवा रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि हमने कहीं पर जो हमने मॉड्यूल दिया था, जो आपको बनाने दिया था, उसमें भी हम लोगों ने कहीं ने कहा था कि आप यूज़र को सेव करवाओ। तो मैं आज, जैसे उस दिन नहीं हो गया था ना, मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया था तो कुछ बच्चों को अच्छे से समझ भी नहीं आता, तो आज मैं केवल इतना करवाऊँगा फायर स्टोर यूज़ कैसे करते हैं और जो हमने यूज़र ऑथेंटिकेट करवाए उसको सेव कैसे करना है, आज मैं केवल इतना करवाऊँगा। इसलिए इसी बेसिक पर्पज़ की वजह से मैं इसको फायर स्टोर पे स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड आ गया, हमारा यूज़र नेम आ गया, हमारा ईमेल आ गया, हमारा पासवर्ड आ गया, और एक और चीज़ रहेगी हमारे पास, हमारी यूआईडी, ठीक है। यूआईडी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आईडी, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई यूज़र बनता है ना, तो मतलब फायर स्टोर कह रहा हूँ, जब भी फायर बेस पे हम किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाते हैं तो उस अकाउंट के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। ये समझ आया सबको? जब भी हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे एक यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाते हैं या फिर रजिस्टर करवाते हैं, तो उसमें हर अकाउंट के अगेंस्ट एक यूआईडी जनरेट होती है, जिससे फायरबेस को पता चलता है कि डिफरेंट अकाउंट्स एक दूसरे से, मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है ना। ये समझ आया सबको? ठीक है। तो ये बेसिकली 4 डिटेल्स हैं जो हम अपने फायर स्टोर पे आज स्टोर करेंगे। हमारा मॉडल बन गया, ठीक है। अभी
जो हमने कोर फोल्डर बनाया था ना, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था कांस्टेंट नाम से, तो उसको खोलेंगे और उसमें हम अब एक फ़ाइल बनाएंगे फायरस्टोर कांस्टेंट्स नाम से, फायरस्टोर अंडरस्कोर कांस्टेंट्स डॉट, ठीक है। किस नाम से मैंने फ़ाइल बनाई? फायरस्टोर कांस्टेंट्स डॉट। अब मैंने ये फ़ाइल क्यों बनाई है? ये फ़ाइल मैंने इसलिए बनाई है ताकि जितने भी डेटाबेस को मैं एक्सेस करूँगा उसका यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन लिख दूँगा, उनके यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन लिख दूँगा कि यहाँ से मैं थ्रू आउट द ऐप उनको यूज़ कर लूँ, उनको बार बार मुझे ना लिखना पड़े। क्योंकि आप सभी ने फायरस्टोर यूज़ करके रखा है, आपने देखा होगा एट टाइम्स जो हम डॉक्यूमेंट फेच कर रहे होते हैं अपने फायरस्टोर से, उसका पाथ लॉन्ग होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, कभी कभी हमें कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलानी होती है उस पर। तो इंस्टेड कि हम उस क्वेरी या फिर उस डॉक्यूमेंट कॉल को बार बार हर स्क्रीन पे करें, हम उनको यहीं पर रजिस्टर कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो अभी मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास फायरस्टोर नाम से, ठीक है। इस नाम से क्लास बनाई मैंने, ठीक है। अभी स्टैटिक कीवर्ड पता है सबको कि क्या होता है स्टैटिक? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँ स्टैटिक, स्टैटिक पता है आप लोगों को? यस। बताओ भैया। कितने भी इंस्टेंस होंगे तो भी वो मतलब स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो सबके लिए सेम ही रहता है, हर एक हाँ। इंस्टेंस के लिए। हाँ, तो स्टैटिक में क्या होता है? देखो एक क्लास होती है ना, हमने अभी क्लास बनाई, तो क्लास का हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट डेटा मेंबर्स और डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बट डिफरेंट डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स हो सकते हैं उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं। तो स्टैटिक से क्या होता है? अगर हम किसी भी क्लास मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन कर देते हैं, फिर उसका मतलब ये होता है कि हम उस क्लास के चाहे जितने भी इंस्टेंस बनाएं, हर इंस्टेंस के लिए वो डेटा मेंबर या क्लास मेंबर सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अभी हम स्टैटिक बना लिया, अब हम बनाते हैं गेट यूज़र डॉक रेफ। ये मैंने क्या लिख दिया? इसका फुल फॉर्म है गेट यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस। अभी मैं अगर फायरस्टोर अपना खोल ही लेता हूँ, मान के चलो मैंने ये वाला एप्लीकेशन खोल लिया, ठीक है। मैं इसके फायरस्टोर डेटाबेस पे गया, अभी देखो इसमें कलेक्शन है, पेरेंट कलेक्शन है जिसका नाम है कंपनी, ठीक है। अब ये क्या है? ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट आईडी होती है। जैसे यूनिक आईडी थी ना डिफरेंट अकाउंट्स की, वैसे इस कंपनी कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हर एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक डिफरेंट यूआईडी होगी, यूनिक आईडी होगी उनकी, ठीक है। तो मान के चलो ये मैंने पेरेंट कंपनी कलेक्शन बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और कलेक्शन बनाया है एक्स्ट्राज नाम से, उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर मान के चलो मैं और कलेक्शन बनाता, तो पाथ कितना बड़ा हो जाता। मान के चलो मेरे को यहाँ तक आना है, मेरे को ये करंट वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो इसका जो पाथ है ना यहाँ तक पहुँचने का, वो हमें रेफरेंस, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलो अभी हम रेफरेंस गेट यूज़र डॉक रेफ बना रहे हैं कि यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है उसका हमें रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हमने जो डीबी वेरिएबल बनाया था, डीबी कांस्टेंट बनाया था, वो सबको याद होगा। जो हमने ये देखो इधर फायरबेस कांस्टेंट में हमने अपना डीबी का इंस्टेंस बनाया था ना, फायरस्टोर का इंस्टेंस बनाया था डीबी नाम से, ठीक है। तो हम उस डीबी का यूज़ करके कलेक्शन लिखेंगे,
अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा db.collection_users.doc_uid। अब ये UID क्या है, हम क्या चाहते हैं, जो हम यूज़र ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं ना, हमने बोला कि हम जब यूज़र ऑथेंटिकेट करवाते हैं तो फायरबेस हर यूज़र के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है ना। तो हम क्या चाहते हैं, जब भी हम किसी यूज़र को स्टोर करवाएं तो यहाँ पे भी एक आईडी आती है ना, तो हम चाहते हैं वो UID ही हर यूज़र की यहाँ पे आए। जैसे एक यूज़र मान के चलो ये है, उसकी UID ये है, तो उस यूज़र के अगेंस्ट डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, इस डॉक्यूमेंट में उस यूज़र के अगेंस्ट डिटेल्स आ जाएंगी, ये जो यहाँ डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं वो रेफरेंस हमें मिले जो कलेक्शन यूज़र्स के अंदर है और जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी जो हम पास करेंगे उसके इक्वल है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, अब क्या हम करते हैं, स्टैटिक गेट यूज़र, सबसे पहले सेट बनाते हैं हम लोग, सेट यूज़र इन्फो, ठीक है। अब ये क्या लेगा, हमारा यूज़र लेगा जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। यूज़र भी नहीं, अब इसको एक मैप दे देते हैं। देखो अब हमने यहाँ क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया सेट यूज़र इन्फो। वो क्या करता है, जो हमारे यूज़र है उसके इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मान के चलो आप सब अभी एक मिनट के लिए इस फंक्शन को भूल जाओ कि मैंने ये भी कोई फंक्शन लिखा था, ठीक है। अभी के लिए भूल जाओ, अभी मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ सेट यूज़र इन्फो, ठीक है। यही होगा ना, ऐसे ही फाइल स्टोर में डॉक्यूमेंट का डेटा सेट होता है। हम कलेक्शन को कॉल करते हैं, जिस कलेक्शन में हमें स्टोर करना होता है, उस डॉक्यूमेंट आईडी को कॉल करते हैं, जहाँ पे रेफरेंस करते हैं, जहाँ पे हम उसे एक्चुअल डेटा को स्टोर करना होता है, और सेट फंक्शन से हम उसको सेट कर देते हैं, मतलब कि सेव कर देते हैं अपने डेटाबेस में। यही सिंटैक्स होता है ना। हाँ, अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट यूज़र इन्फो, ठीक है। गेट यूज़र इन्फो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रेफरेंस जहाँ पर उसका पाथ है, जहाँ पर वो एक्चुअली स्टोर्ड है, वहाँ से हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन फेच करके रिटर्न करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, db.collection सेम वही लिखेंगे, user.doc.uid.get यही लिखेंगे ना। अभी देखो सेम पाथ पे हम लोग ने कॉल किया है, बट हमने इसको 2 बार लिखा। इतना पोर्शन देखो, यहाँ पे भी सेम लिखा है और यहाँ पे भी सेम लिखा है, इतना db.collection of users.doc_uid, इतना देखो ऊपर भी सेम लिखा है और इतना देखो नीचे भी सेम लिखा है ना। तो हम क्या करें कि इसको सेपरेटली एक फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं हम लोग, स्टैटिक यूज़र डॉक रेफ। ये समझ आया सबको मैंने क्या किया है। जो मैंने लाइन लिखी थी जिसको मैं बार बार रेफरेंस कर रहा था, उसका मैंने एक रैपर फंक्शन बना दिया है। रैपर फंक्शन क्या होता है, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं ना, और जिसका बॉयलर प्लेट कोड ज़्यादा होता है। बॉयलर प्लेट कोड ज़्यादा मतलब कि उस पर नंबर ऑफ़ लाइन्स उसको कंप्यूट करने के लिए ज़्यादा होती हैं, तो उसको हम एक फंक्शन में सिंपली रैप कर देते हैं। उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लेते हैं, तो हमारा काम भी हो जाता है और उतना बड़ा लाइन ऑफ कोड हमें बार बार लिखना भी नहीं पड़ता है।
हमने सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे करी है। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस हमने फेच कर लिया, ठीक है। फिर सेट यूज़र इन्फो में हमने उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यूज़ करके उस डेटा को सेट कर दिया, ठीक है। और गेट यूज़र इन्फो में उसी सेम यूज़र का रेफरेंस फेच करके हमने उस डेटा को फेच कर लिया किस मेथड से, गेट मेथड से। अभी मैं इन सब के रिटर्न टाइप सेट कर देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट रेफरेंस का रिटर्न टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, अभी डॉक्यूमेंट रेफरेंस को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्लास कहाँ से आई, या हमारे जो फायरस्टोर का हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी ना, ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस की क्लास वहीं से आई है। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका फ्यूचर ऑफ वॉइड है, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं फ्यूचर ऑफ वॉइड। यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वॉइड हो गया। अब इसका रिटर्न टाइप हम देखते हैं तो हमें मिलेगा फ्यूचर ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट क्या होता है, जो पर्टिकुलर हमारे डिटेल स्टोर है ना, उसका एक इंस्टेंस मैंने बताया था। इंस्टेंस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या डेटा है उसको हम लोग कहते हैं, सॉरी इंस्टेंस कह रहा हूँ मैं स्टेट कहना चाहता हूँ। स्नैपशॉट क्या होता है कि अभी हमारे डेटाबेस में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा स्टेट पड़ी है डेटा की, जो एक्चुअल डेटा हमारा पड़ा है एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम पे, वो हम गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, डॉट गेट, ठीक है। अभी इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्यूचर ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल सा इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट करने से, स्ट्रिक्ट टाइपिंग करने से पता है क्या हुई, जैसे मैंने यहाँ पे सेट फंक्शन लिखा था, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देखना कि यहाँ पे सेट फंक्शन हाईलाइट होना बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी ये गेट यूज़र डॉक, इसको नहीं पता है, इस फंक्शन को नहीं पता है अभी कि यूज़र डॉक रेफ रिटर्न क्या कर रहा है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है। इसलिए मान के चलो अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है और हम इसको कॉल कर लेते हैं, अभी हमें नहीं पता चल रहा है, बट हम जब इसको रन करेंगे ना तब हमें एरर दे देगा। बट इन केस अगर हम इसको स्ट्रिक्ट टाइप कर लेते हैं और अब हम कुछ ऐसा फंक्शन कॉल करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मान के चलो हम टेस्ट नाम से एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो यहीं पे हमें रियल टाइम में एरर दे देगा, बोल देगा मेथड सेट इजंट डिफाइंड फॉर दिस टाइप, ये एरर दे देगा हम लोगों को। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको स्ट्रिक्ट टाइप कर दिया तो हमें पहले से पता चल गया कि इस टाइप का कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वापस से इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, फ्यूचर ऑफ फ्यूचर रेफरेंस होगा, नहीं फ्यूचर नहीं था, बस डॉक्यूमेंट रेफरेंस। ठीक है, हमारे ये हो गया। अभी हमें क्या करना था, जब हम अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं, जब हम अपने यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं, तब हमें उसके डिटेल्स को अपने फायरस्टोर पे सेव करना है ना। तो अब हम अपने यूज़र को रजिस्टर कहाँ करवा रहे थे, अपने ऑथ कंट्रोलर में। अभी हम अपने ऑथ कंट्रोलर में जाते हैं, हम आ गए अपने ऑथ कंट्रोलर में, ठीक है। जहाँ पर हमने यूज़र क्रेडेंशियल को अपडेट कर रहे हैं ना, उसके बाद हम इसी डिटेल्स को लेके हम क्या बना लेंगे, अपने जो यूज़र मॉडल था उसको बना लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो फाइनल यूज़र इक्वल्स टू यूज़र, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्लास बनाई थी ना, आ गया मॉडल्स में, हमने क्लास बनाई थी जिसमें ये डिटेल्स थी। अब हमें इनकी मैपिंग जनरेट करनी है। मैपिंग क्या जनरेट करनी है, मतलब अभी ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये क्लास डेटा
एक क्लास है, ठीक है। अभी हमको इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। अभी हम इसको अपने फायरस्टोर पे अपलोड करेंगे तो हम इसको अपने एक जेसन में कन्वर्ट करेंगे। फायरस्टोर से रिट्रीव करेंगे तो हमारे पास एक जेसन आएगा। हम चाहेंगे उस जेसन को वापस से हम अपने क्लास में कन्वर्ट करें, तो हमें अब इसके मैपिंग फंक्शन जनरेट करने हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपके पास एक बल्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेंगे। जनरेट कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। फिर हम यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट जेसन सीरियलाइजेशन। ये क्या करेगा, जेसन मैपिंग जो होगी ना हमारे ऑब्जेक्ट की वो क्रिएट कर देगा। एक फंक्शन बना है टू मैप। टू मैप क्या करता है, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना उसको एक जेसन रिटर्न करके देगा। जेसन यानी कि एक मैप रिटर्न करके देगा। एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन हो गया फ्रॉम मैप। फ्रॉम मैप क्या करता है कि हमारा जो डेटा आएगा हमारे फायरस्टोर से ना वो जेसन फॉर्मेट में रहेगा। जेसन फॉर्मेट का हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, मैप्स द ऑब्जेक्ट टू अ जेसन और मैप कह लो उसे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट करता है, creates an object from a JSON और map, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमने बना लिए। अभी ये कैसे बनाया, इसकी एक डिपेंडेंसी आती है डार्ट कन्वर्टर। आप यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंसी सेक्शन में जाओगे ना, जो डिपेंडेंसी वाला होता है, यहाँ पे आता है आपका एक डार्ट क्लास जनरेटर। डार्ट क्लास जनरेटर नाम से होगा, आप सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये पूरा क्लास मॉडल जनरेट करने का फंक्शनैलिटी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखो ये डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, ये डिपेंडेंसी है वो डार्ट डेटा क्लास जनरेटर। कोई चाहे तो नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो इससे आप इजीली जनरेट कर सकते हो अपने क्लास की मैपिंग, डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, ठीक है। अभी हम वापस अपने ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे। यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है ना उसको कॉल करेंगे डॉट फ्रॉम मैप। यूज़र नेम में हमारा क्या आ जाएगा, यूज़र नेम में हमारा आ जाएगा यूज़र क्रेड डॉट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम से नॉन नलेबल बना लेते हैं। फ्रॉम मैप इजंट डिफाइंड। यूज़र मॉडल था ना, हाँ क्लास। यूज़र मॉडल था, सॉरी। यहाँ पे यूज़र मॉडल है, ठीक है। ये यूज़र क्या है, ये यूज़र वो क्लास है जो हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन रिटर्न कर रहा है। तो ये वो क्लास थी, ठीक है। तो हमने यूज़र मॉडल नाम से क्लास बना के उसे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब उसमें हमारा ईमेल था, ईमेल भी हम डाल देते हैं। ये भी हमारा यहीं से आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें अपना यूआईडी चाहिए, ये भी हमारा यहीं से आ जाएगा। यही 3 प्रॉपर्टीज़ हमें स्टोर करनी थी ना, अपना यूज़र नेम, अपनी ईमेल और अपनी यूआईडी, ठीक है। हमने इसका मैप बना लिया एक। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब जो हमने फंक्शन बनाए थे ना, कॉन्स्टेंट्स बनाए थे, उनको हम रिफ़र करेंगे। हमने क्या फंक्शन बनाया था, अगर हम चले जाए वापस, हमने फंक्शन बनाया था सेव करने के लिए, सेट यूज़र इन्फो नाम से बनाया था। वो क्या पैरामीटर्स लेता था, वो एक तो हमारा डेटा लेता था और एक हमारा यूआईडी लेता था, है ना।
सेट यूज़र इन्फो, हम इस फायर स्टोर को कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूज़र डॉट टू मैप और UID, ठीक है। यह हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। हमने क्या किया, जो हमने फंक्शन बनाया था ना उसी में अपना यूज़र मॉडल को पास कर दिया, उसका मैप जनरेट करके उसको पास कर दिया, और अपनी जो यूज़र आईडी यूनिक आईडी थी ना उसको भी पास कर दिया। यही दो पैरामीटर वो लेता था जो हमने बनाया था, ये फंक्शन बनाया था। ये कौन दो पैरामीटर लेता था, एक हमारा मैप लेता था, जो डेटा हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसका मैप, एक तो वो इसने ले लिया, और एक यूनिक आईडी ले ली कि किस डॉक्यूमेंट पे किस लोकेशन पे हम इसे स्टोर करवाएंगे ना, उसके लिए यूनिक आईडी पास कर दी कि जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी डॉक्यूमेंट आईडी क्या होगी, उसको हमने रिफ़र कर दिया एज यूनिक आईडी, ठीक है। तो सेम यूनिक आईडी से हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उस डॉक्यूमेंट की आईडी भी हमारी सेम होगी। भाई ये क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस होता ना शायद। अच्छा इंस्टेंस लिखा है मैंने, इंस्टेंस तो नहीं लिखा है मैंने शायद। नहीं नहीं, उधर अवेट किया है ना, लाइन नंबर 57 पे उधर फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस चाहिए ना। किधर पे हो गया हम्म। तेरा, वो 150 हुआ था, ठीक है। तो हो गया। अभी वापस से अपना ऐप चालू कर लेता हूँ, ठीक है। क्या आ गया, एक बारी मैं हॉट रिलोड कर लेता हूँ, और अभी एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे और देखेंगे क्या वो स्टोर हो गया हमारे डेटाबेस पे कि नहीं। एक बार स्टोर हो जाए ना फिर मैं अच्छे से बता देता हूँ कि हुआ क्या। ठीक है। अभी देखो मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, यूज़र नेम क्या डाल दूँ, मान के चलो टेस्ट डाल देता हूँ, test3 नाम से डाल देता हूँ। ईमेल जनरेट कर दिया इसका test3@test.com, ठीक है। अब पासवर्ड पे गया, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया 1 2 3 4 5 6। अभी जब मैं यूज़र ये क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट एक यूनिक आईडी जनरेट होगी जो कि फायरबेस ऑथेंटिकेट जनरेट करेगा, है ना। और फिर उसी यूनिक आईडी को लेके मैं फायरस्टोर पे एक रेफरेंस बनाऊंगा, जिस रेफरेंस पे मैं इस यूज़र का डेटा स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो मैं साइन अप को रन करता हूँ। ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज़, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ मैं अपनी ये वाली ईमेल आईडी। कोई दूसरी ईमेल आईडी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम क्या डाल दिया हमने, मान के चलो डाल दिया 88। फिर हमने ईमेल आईडी क्या डाल दे रहे हैं, test88@test.com। ये हमने ईमेल आईडी डाल दी। पासवर्ड क्या डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हम साइन अप कर दे रहे हैं। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा, अभी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब चल के हम देखते हैं कि क्या हमारा यूज़र हमारे क्लाउड फायरबेस पे स्टोर हुआ है कि नहीं। अपना फायरबेस कंसोल खोलते हैं। मेरे ख्याल से देखो हमने अपना फायरबेस प्रोजेक्ट खोल लिया। अभी हम कहाँ जाएंगे, हम अपने फायरस्टोर डेटाबेस में जाएंगे।
ठीक है। फायरस्टोर डेटाबेस पे हमने क्लिक किया और देखो हमने जो यूज़र्स कलेक्शन बनाया था उस नाम से एक कलेक्शन बन गया। उसकी यूआईडी क्या है, जो हमारी ऑथेंटिकेटेड यूज़र की यूआईडी फायरबेस ने जनरेट करी थी ना, उसी यूआईडी के अगेंस्ट हमने एक डॉक्यूमेंट आईडी जनरेट करी है। देखो सेम यहाँ पे भी यूआईडी सेम है और यहाँ पे भी ये सेम है। यूज़र नेम क्यों नहीं हुआ? Update display name. That's the username. मे बी ये अपडेट नहीं हुआ हमारा यूज़र नेम जो हमने अकाउंट में किया है। चलो मैं इसको कल देख के बताऊंगा। अभी हमने डेटा स्टोर करने के लिए जो जो किया ना वो हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने किया क्या है। अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हम देख लेते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले हम अपने ऑथ में गए, हमने एक मॉडल बनाया जो डेटा हमें फायरस्टोर पे स्टोर करना है, ठीक है। हमने उसका एक मॉडल बनाया कि एक्चुअल डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमें क्या स्टोर करना था, अपना यूज़र नेम स्टोर करना था, अपना ईमेल स्टोर करना था और अपनी यूआईडी स्टोर करनी थी। ये पासवर्ड मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, पासवर्ड नहीं स्टोर करना है हमें अपने फायरस्टोर में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बन गया है, इसे लीव कर दो, इसे हटा देते हैं। तो पासवर्ड एक्स्ट्रा बन गया है, पासवर्ड को हमने हटा दिया, ठीक है। तो अभी क्या क्या हो गया, अपना यूज़र नेम, जो यूज़र का यूज़र नेम है वो हमें स्टोर करवाना है, यूज़र की ईमेल स्टोर करवानी है और यूज़र की यूनिक आईडी स्टोर करवानी है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ का हमने डेटा मॉडल बना लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये किया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारा डेटा मॉडल रेडी है। डेटा मॉडल के लिए डेटा कहाँ से आ रहा है वो रेडी है। डेटा हमें पता है कहाँ से आ रहा है, जो हमने ऑथेंटिकेशन की आईडी बनाई है ना उसी से हमें डेटा रिट्रीव हो जाएगा, तो वो भी हमें रेडी है। अभी क्या बचता है, उस डेटा को हमें स्टोर करवाना है, उसके लिए फंक्शंस लिखने हैं। तो मैं अपने कोर में गया, कॉन्स्टेंट्स में मैंने एक फ़ाइल बनाई फायरस्टोर कॉन्स्टेंट्स नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई फायरस्टोर, उसमें मैंने कुछ स्टैटिक फंक्शंस बनाए। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, अभी जैसे मान के चलो मैं वापस से अपने ऑथ कंट्रोलर पे जाता हूँ, ऑथ कंट्रोलर पे मैं अपने आ गया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फायरस्टोर क्लास का नाम लिखा और डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लिया। मैंने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, ऐसे ही बनता था ना क्लास का ऑब्जेक्ट। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स क्या कहते हैं, स्टैटिक मेंबर्स ये कहते हैं कि भले ही तुम क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बना लो, अगर हमारे पास स्टैटिक का कीवर्ड है ना तो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगे। तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स ये कहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फायरस्टोर का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको क्लास से रेफरेंस कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको स्टैटिक बना लिया कि हम इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सके। और ये हर जगह कांस्टेंट है, स्टैटिक है, ये तो चेंज होने नहीं वाले, इसलिए मैंने इनको स्टैटिक रख दिया। फिर सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने एक यूज़र का डॉक्यूमेंट रेफरेंस बनाया। यूज़र का डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्या, जिस पाथ पे फायरस्टोर के जिस पाथ पे हम अपनी फायरस्टोर के जिस पाथ पे हम अपनी डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना उसका हमें रेफरेंस चाहिए। अब रेफरेंस कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
db डॉट कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, यूज़र्स नाम से देखो कलेक्शन आ गया। फिर हमने क्या पास किया, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की id क्या होनी चाहिए, यूआईडी हम कहाँ से पास कर रहे हैं, जो हमारी अकाउंट की यूआईडी थी ना वही हम यहाँ पास कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, एक रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा इस लोकेशन का। अभी यहाँ पे डेटा नहीं स्टोर हुआ है, बट इस पाथ का हमें एक रेफरेंस मिल गया है, एक लिंक मिल गई है, एक एड्रेस मिल गया इस पाथ का, ठीक है। तो इस फंक्शन से हमें उस पाथ का एक लिंक या फिर एड्रेस या फिर रेफरेंस कह लो, उस पाथ तक का एक्सेस मिल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया सेट यूज़र इन्फो। अब हमारे पास उस पाथ का रेफरेंस है, अब उस पाथ के रेफरेंस को लेके वहाँ पर हमें कुछ डेटा को सेट करना है। तो सिंपली हमने उस पाथ का रेफरेंस लिया जो हमने बनाया था, ठीक है। इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं यूआईडी पास करके, जो हम यूआईडी आगे से पास करेंगे, जब हम इस सेट यूज़र फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें भी देखो हमने एक पैरामीटर पास किया है यूआईडी। तो उस यूआईडी को हम जब यहाँ पास करेंगे तो वो हमारी आगे पास होगी यूज़र डॉक रेफ में, और इससे हमें एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ, इस लोकेशन का रेफरेंस मिल जाएगा। अब इस लोकेशन पे हमें डेटा को सेट करना है। तो हमने सिंपली सेट फंक्शन को कॉल किया, और जो हमारा डेटा जो हम पास कर रहे थे, जो भी मैप हम पास कर रहे थे उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे स्टोर हुआ। सिंपल था, हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बनाया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन पे हमने सेट फंक्शन कॉल करके अपने डेटा को स्टोर कर दिया। और ऑथ कंट्रोलर में गए, जब हमारा यूज़र रजिस्टर हो रहा है, जब हमारे यूज़र की आईडी बन गई, यहाँ तक देखो ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये एक फ्यूचर फंक्शन है, और इसको हमने कहाँ लिखा है, ट्राई ब्लॉक में लिखा है। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तभी ये आगे के फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, वरना कैश ब्लॉक में चला जाएगा और हमें यूज़र को वार्निंग शो हो जाएगी, ठीक है। हमारा क्रिएट यूज़र हो गया, उसके बाद हमारे यूज़र का डिस्प्ले नेम भी अपडेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यूज़र का ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, जो यूज़र का हमने मॉडल बनाया था ना, उसी का यूज़ करके उस पर जो हमने फ्रॉम मैप फंक्शन लिखा था, जो हमने ऑटो जनरेट किया था एक्सटेंशन का यूज़ करके, उसका एक्सेस लिया हमने और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। कैसे, अब यूज़र नेम था ना, यूज़र नेम को हमने किसके इक्वल सेट कर दिया, जो हमारे यूज़र क्रेडेंशियल रिटर्न हो रहे हैं इस फंक्शन से, जो हमारे यूज़र क्रेडेंशियल रिटर्न हो रहे हैं, इसका यूज़ करके हमने उसके यूज़र प्रॉपर्टी को एक्सेस किया सबसे पहले। फिर उसमें प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले नेम, उसको एक्सेस करके यहाँ पर स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर ईमेल को एक्सेस करके सिंपली यहाँ पे ईमेल स्टोर करवा दिया। उसके बाद यूआईडी का एक्सेस करके हमने यूआईडी भी स्टोर करवा दिया। उसके बाद जब हमारा डेटा मॉडल क्रिएट हो गया, हमारे डेटा मॉडल का जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमने जो फंक्शन बनाया था ना सेट यूज़र इन्फो, उसमें हमने इस ऑब्जेक्ट के मैप को भेज दिया। मैप को भेज दिया मतलब इस ऑब्जेक्ट का वापस से हमने एक मैप बनाया और उसको भेज दिया आगे की तरफ, पैरामीटर में भेज दिया। और क्या भेज दिया, यूआईडी भेज दी। यूआईडी क्यों भेज दी, मैंने बोला था ना कि हम एक यूआईडी पास करेंगे, वो सेम यूआईडी के अकॉर्डिंग ही हमारा डॉक्यूमेंट की आईडी बनेगी। देखो ये यूआईडी भी सेम है और ये आईडी भी सेम है। ये होती है हमारी डॉक्यूमेंट की आईडी और ये होती है हमारी अकाउंट की यूनिक आईडी। तो हमने दोनों सेम रखी है। देखो सेम यूआईडी का एक्सेस करके हमने डॉक्यूमेंट की आईडी बनाई। ये जो डॉक के अंदर जो लिखा रहता है ना, ये होती है हमारी डॉक्यूमेंट की आईडी। सेम यूआईडी का यूज़ किया हमने, उसी से हमने डॉक्यूमेंट की आईडी भी बना ली और वो तो हमारी अकाउंट की आईडी है ही। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हम डायरेक्टली अगर हमको अकाउंट की आईडी पता है ना, तो हम उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट रनिंग एनी क्वेरी। अगर यहाँ पे मान के चलो हम ये नहीं लिखते, इसके अलावा कोई भी अपने से एक रैंडम आईडी लिख देते, तो हमें यूज़र को फेच करने के लिए अपने डेटाबेस में एक क्वेरी चलानी पड़ती, और क्वेरी नॉर्मल फेचिंग से थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती है। इसलिए हमने सेम यूआईडी के अगेंस्ट एक आईडी जनरेट कर दी, जिससे कि हमारा डेटा जल्दी फेच हो जाए जब भी हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपने डेटाबेस से फेच करना चाहें। तो इसलिए मैंने अपनी डॉक्यूमेंट आईडी और आईडी सेम रखी है, क्योंकि हमें यूज़र का आईडी, तो जो यूज़र हमारा ऐप में लॉगिन करेगा उसकी यूआईडी तो हमें पता ही है, और उसकी यूआईडी को लेके हम ईज़िली
फाइल स्टोर से उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को फेच करवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट की आईडी और यूज़र की यूनिक आईडी को सेम रखा है, ठीक है। फिर मैंने सेट यूज़र फंक्शन को कॉल कर दिया सिंपली, और सेट यूज़र फंक्शन क्या करता है, हमारी यूज़र का मैप लेके, जो कि मैप user.toMap वहाँ पे हमने पास किया है, उसको लेके और यूज़र की यूनिक आईडी को लेके हमारा यूज़र की इन्फॉर्मेशन को फाइल स्टोर के उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे, ये जो हमारा पर्टिकुलर रेफरेंस है यूज़र और फिर यूनिक आईडी उसकी, उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे हमारे डेटा को स्टोर कर दे रहा है। अब यहाँ तक ऐसा कुछ जो किसी को ना समझ में आया या कोई भी क्वेरी हो? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? नहीं, नहीं सही में? बस वो डिस्प्ले नेम जो है उसके जगह जो फंक्शन में आ रहा है यूज़र नेम वो डायरेक्ट पास कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। जो ऊपर फंक्शन में आ रहा है, हाँ, क्योंकि वैसे भी ऑथेंटिकेशन के लिए तो मतलब साइन इन के लिए बाद में यूज़र नेम तो लगेगा नहीं, बस ईमेल हाँ, और हाँ। पासवर्ड ही लगेगा। हाँ, वो मैंने ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र नेम भी पास कर सकते हो। बाकी मुझे क्या लग रहा है कि वो यूज़र नेम अपडेट क्यों नहीं हुआ, वो मुझे इसलिए लग रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले नेम किया है ना, उसने यहाँ से रिक्वेस्ट तो कर दी, उसके बाद वो बैक एंड पर जाके इतनी जल्दी स्टोर नहीं हो पाया जितनी जल्दी हमने इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है, ये एग्जीक्यूट हुआ है, उसी के बाद ही आगे की हमारी कोड रन हुआ है। अगर ये एग्जीक्यूट ही ना होता तो हमारे आगे का रन भी नहीं करता। मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब कि हमारा यूज़र नेम तो अपडेट हुआ ही हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है कि हमारा ये फंक्शन जो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया है ये जल्दी रन कर गया है। तो यही बाकी इसके लगे हम सिंपल सा यहाँ पे अपना यूज़र नेम भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिंपल यूज़र नेम पास कर दिया, यहाँ पे हम अपना ईमेल पास कर देंगे और यूआईडी तो हमें यहीं से एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और किसी को कोई डाउट कि हमने अलग से फंक्शंस क्यों बनाए फाइल स्टोर के, या फिर स्टैटिक क्यों लिख दिया, या फिर अलग से हमने ये रेफरेंस का फंक्शन क्यों अलग से बनाया, या फिर हमें ये नहीं समझ आया कि ये उस फंक्शन को हमने अपने ऑथ कंट्रोलर में क्यों कॉल किया है। भैया हाँ, वो ये जो कि आपने फायर स्टोर जो अभी लिखा हुआ है और जो क्लास फायर स्टोर है वो दोनों अलग है कि दोनों सेम है। अब ये फंक्शन कहाँ से आया ना, ये वहीं से आया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका पाथ देखो क्या दिखा रहा है, इसका पाथ दिखा रहा है constant/firestore constant। इसी नाम से हमने फाइल बनाई थी ना, ये डिट्टो वही है जो हमने बनाया था। ये देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे खुल जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, नो कोई डिफरेंस नहीं है ना, ये वही चीज़ है जो हमने बनाई है। फिर उसी का हमने फंक्शन को एक्सेस करके अपने यूज़र को सेव करवा लिया है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ है अलग से, अभी देखो हमने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस अलग से बनाया, फिर उस पर हमने दो कंप्यूटेशन किए, एक हम अपना सेट करवा रहे हैं, एक हम अपना रीड करवा रहे हैं। अभी ये कितना छोटा सा प्रोजेक्ट था, केवल हमने अपने डॉक्यूमेंट को एक बार स्टोर करवाया। अभी मान कर जो कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें 100 क्वेरीज होती हैं, 100 क्वेरीज के अगेंस्ट अब हम ये अपना डॉक्यूमेंट रेफरेंस बार बार लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना, तो एक बार लिख देंगे और उसी को बार बार कॉल कर देंगे। अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, चलो मैं खोल के दिखाई देता हूँ। जो मैंने अपना CRM वाला फाइल स्टोर पे खोला था ना, जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, जिसका एग्जांपल भाई खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब पता है आप लोगों को? कि क्लास, जब क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, उसमें बस डिक्लेरेशन देता है चीज़ों की और फिर उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा,
केवल उस क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कोई चाइल्ड क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर सकती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है। अभी इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा आप लोगों को। जैसे मान के चलो आपने भैया यानी वो एक्सटेंड नहीं करेगा ऐसा क्या? क्या चीज़ वो एक्सटेंड नहीं करेगा ना ऐसा एक्सटेंड क्या? करेगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो मैं इसको पहले शो कर दूँ जो मैं दिखा रहा था। अभी मान के चलो इसमें देखो कितनी कितनी सारी क्वेरीज लिखी हैं, कितनी सारी क्वेरीज लिखी हैं, है ना। अभी कितनी सारी क्वेरीज लिखी हैं, बहुत सारी क्वेरीज लिखी हैं इसमें। तो मान के चलो जो मैंने इतनी सारी क्वेरीज लिखी, तो क्या था ना, उसमें क्या था कि एक मल्टी वेंडर एप्लीकेशन है। मल्टी वेंडर एप्लीकेशन क्या होता है, जो ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं। तो हमारा क्लाइंट क्या चाहता था ना कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट उनका पर्सनल डेटा स्टोर हो। तो हर एक कंपनी का अपना डॉक्यूमेंट का अलग अलग रेफरेंस होगा, है ना, ये बात मानते हो। मान के चलो मेरी कंपनी एक है कंपनी ए, आपकी कंपनी है कंपनी बी। तो कंपनी बी का जहाँ डॉक्यूमेंट स्टोर होगा और कंपनी ए का जहाँ डॉक्यूमेंट स्टोर होगा, उन दोनों का रेफरेंस अलग अलग होगा। ये बात आप लोग मानते हो, एग्री करते हो इस बात से, यस भैया। है ना। तो अभी मान के चलो अलग अलग होगा, बट हमें क्या करना है, कंपनी ए के भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करवाना है, कंपनी बी के भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करवाना है। ये देखो जैसे कंपनी डी बी, ये कंपनी डी बी क्या है, जो फंक्शन बनाया है कंपनी डी बी है, ये जो रैपर फंक्शन बनाया है। इसी का कंपनी ए में भी एक कलेक्शन बनाया है ग्रुप, और उसके आगे जो भी हम स्टोर करवा रहे हैं वो तो बात की बात है। तो देखो अभी कंपनी ए के लिए भी वो स्टोर हो रहा है, कंपनी बी के लिए भी स्टोर हो रहा है, और डिफरेंट कंपनीज के लिए स्टोर हो रहा है। तो अगर हमने इसका एक रैपर फंक्शन बना लिया जो कि रेफरेंस है, तो कितना इजी हो गया। सिंपली हमने उस फंक्शन को कंपनी डी बी को कॉल कर लिया। ये देखो कंपनी डी बी यहाँ भी कॉल है, कंपनी डी बी यहाँ भी कॉल है, कंपनी डी बी तो ऑलमोस्ट हर ही जगह कॉल होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लाइन को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा। ये देखो ऑलमोस्ट हर जगह कंपनी डी बी कॉल है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लाइन को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा। अब कंपनी डी बी हर जगह कॉल है, कंपनी डी बी के बाद भी सब ग्रुप्स में भी, जैसे मान के चलो अभी हमने बनाया गेट कंपनी यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस। अब इसको भी हमने स्टैटिक बना लिया। अब ये देखो कंपनी यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस को भी हमने यूज़ कर लिया है। कंपनी यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस को हमने किसको यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट कंपनी डीबी को यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, और उसके बाद गेट कंपनी यूज़र डॉक्यूमेंट से हमने इसको आगे एक्सेस कर लिया है। तो ये चेनिंग हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमने वो रैपर फंक्शन बनाया था कि उसको एक बार लिख दे और बार बार हर जगह एक्सेस कर ले, ठीक है। वो समझ गए कि क्यों बनाया था, कि अलग से क्यों बनाया था, ये जो फंक्शन हमने अलग से बनाया, ये समझ गए आप लोग, हाँ भैया। ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ बोलो। 5 मिनट में कंक्लूड कर बात चलेगा। हाँ बस हो गया। कर लिया? हाँ चलिए 5 मिनट कर लिया। हेलो, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात कर रहा था ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, मैंने बताया, जैसा कि विनय ने बताया, जिसको हम आगे, जिसका हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं, जिसको सीधे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। विनय ने ये बोला, इम्प्लीमेंट से क्या मतलब था कि उसका डेटा मॉडल हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं दूसरी क्लास से, एक्सटेंड कर लेते हैं दूसरी क्लास से। अगर हम अपने ऑथ कंट्रोलर में चले जाए तो यहाँ देखो सबसे ऊपर हमने किसको एक्सटेंड किया है, गेटएक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड किया है ना। सबको दिख रहा है कि हमने गेटएक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड किया है। अभी अगर हम एक गेटएक्स कंट्रोलर को खोले, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ना। मान के चलो अभी ये तो आपको पता है, देखो हमें 3 to 4 लोगों की ज़रूरत है, सबको तो हम हायर कर नहीं सकते, बट जो भी ये ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देंगी आगे जाके भी। आपसे ये छोटी छोटी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो मैं चाहता हूँ भले ही कोई ऐसा भी हो जो सेलेक्ट ना हो, बट यहाँ से जब सीख के जाए ना तो उसके कोर कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि वो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाए। अब यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ
कि गेटएक्स कंट्रोलर एक ऐसी क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे बट दूसरी क्लास उसे एक्सटेंड कर सकती है, दूसरी क्लास उन्हें इनहेरिट कर सकती है। ये केवल एक डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिनके अंदर डिफरेंट मेथड्स और बाकी डेटा लिखा हुआ है। ये केवल एक डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये सबको समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब होता है, जिसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरी क्लासेस में। समझ आ गया सबको? हाँ भैया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम अपना पोस्ट क्रिएशन और पोस्ट को अपने फायरस्टोर पे अपलोड करना करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ ओके। भैया एक डाउट है, हाँ हाँ इससे नहीं है, हाँ एक कोई और चीज़ से है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक जो पोस्ट है हाँ उसमें फोटो आए, हाँ तो हम फोटो वो बाद में आएगी फ्यूचर में कभी जब जो यूज़र है वो पोस्ट करेगा, हाँ लेकिन जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हाँ तो मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तब तो कोई पोस्ट नहीं होगी। तो अगर उस वैल्यू को पास करना है या फिर उस इमेज अच्छा। को पास करना है प्रीवियस स्क्रीन पे, प्रीवियस स्क्रीन पे मतलब? जैसे कि मतलब हम ऐड करते हैं ना पोस्ट, हाँ आपने पोस्ट ऐड कर दी। हाँ, तो उसके लिए एक नया स्क्रीन आ गया, वहाँ पे आपने फोटो सब कुछ डिटेल्स डलवा ली हाँ, डाल और दी। फिर जब वो सेव हुआ तो वो प्रीवियस स्क्रीन पे जाना चाहिए। हाँ तो जा सकते हैं। जो जब प्रीवियस हाँ। स्क्रीन पे जाएंगे ना तो वापस से जो प्रीवियस स्क्रीन पे जहाँ पर हम अपने जो फंक्शन कॉल कर रहे थे अपने पोस्ट को गेट करने के लिए ना, तो उस फंक्शन को हम वापस से कॉल करेंगे। ये करना पड़ेगा हमें। और रही बात, अगर आप पूछ रही हो कि इससे पहले आपने क्या बोला था कि अगर आप एप्लीकेशन खोलती हो, ये क्लियर हो गया जो मैंने बोला? हाँ भैया, जब आप प्रीवियस स्क्रीन पे जाओगे ना तो वापस से आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। ये कर सकती हो, नहीं तो आप अपने जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन थी ना वहाँ से आप अपने प्रीवियस स्क्रीन पे कॉल बैक भेज सकती हो, जिसमें कि जो करंट लिस्ट थी ना उसको आप अपडेट करवा सकती हो। तो उस केस में क्या होगा कि आपको अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, रियल टाइम में वो आपके लोकल में ही अपडेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि जो नेक्स्ट स्क्रीन थी उससे आप एक कॉल बैक भेजोगे अपने पेरेंट स्क्रीन को। कॉल बैक क्या करेगा? अब ये कॉल बैक कैसे काम करता है, जब भी आप अपने प्रीवियस स्क्रीन को बंद करोगे ना तो कॉल बैक ट्रिगर होगा और जो कॉल बैक के अंदर जो भी आपने फंक्शनैलिटी लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पेरेंट स्क्रीन पे वो कंप्यूटेशन कर देगा। अब मान के चलो हमने ये फंक्शनैलिटी लिख दी कि जो करंट लिस्ट थी हमारी पोस्ट की उसमें हम एक नया पोस्ट ऐड कर दे रहे हैं, वो तो सिंपली हम कर सकते हैं अपने लोकल पे ही, उसकी तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अब अपने डेटाबेस को एक्सेस करने की या सर्वर को एक्सेस करने की। समझ गए? हाँ सब समझ गए? इसका क्वेश्चन ठीक था, वैलिड था। हेमंत सोनाली आपको समझ आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। तो और मान के चलो जैसे इसने स्टार्टिंग में बोला था, शायद मैंने पता नहीं सही सुना कि नहीं, इसने बोला था कि जैसे हम ऐप को खोलते हैं तो हो सकता है कि हमारी इमेज इतनी जल्दी रिटर्न ना हो क्योंकि वो एक फ्यूचर है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सर्वर पर डेटा है ना उसको हम कैश करके अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हैं। वो आगे कैशिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको भी अगर हो सका तो हम इम्प्लीमेंट करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने वीडियो लेक्चर ज़रूर से देख लेना, अगर इन केस कोई डाउट होता हो तो या तो डीएम कर देना या तो कल के लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई होगा ना? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं अपलोड कर दूँगा, रात तक अपलोड हो जाएगी, मैं सेंड कर दूँगा तुमको। ठीक है? ठीक है भैया।